नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर सड़क हादसे से जुड़ी हुई आ रही है। बताया जा रहा है दरभंगा में जबरदस्त सड़क हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी है। बोलेरो और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर जिसमें 2 लोगों की जान गई है। 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल इन सभी घायलों को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है जहां इनका इलाज जारी है। हालांकि जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान 3 और लोगों की मौत हो चुकी है। दरभंगा समस्तीपुर मुख्य पथ के उझौल के पास ये जबरदस्त हादसा हुआ जहां पर बोलेरो और ऑटो के बीच भिड़ंत हो गई जिसमें 16 लोग जख्मी हुए। 2 लोगों की मौत की बात पहले आई और बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान 3 और लोगों की जान जा चुकी है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जहां पर दोनों ही गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं और इन तस्वीरों को देखकर इस हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। 16 लोग जख्मी, अभी भी डीएमसीएच में इलाजरत। तो 3 लोगों की मौत हो चुकी है जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। दरभंगा समस्तीपुर मुख्य पथ जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, आवाजाही इस वक्त आपको सामान्य नजर आ रही है, लेकिन इस हादसे के बाद काफी देर तक इस जगह पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। गांव क्या है? जी सब मेरे गांव का है, ग्राम पकरेडी, पंचायत पुरुषोत्तमपुर का। अच्छा, थाना कल्याणपुर के रहने वाले सब जो है सो मजदूरी करने वहाँ पकरेडी से हरिया सराय तार सराय जाता था डेली। अच्छा, वहाँ पर एकमी पुल के पास जो है तो उसको बोलेरो मारा। उसमें जो है 3 आदमी स्पॉट है जिसका नाम है बिशुन सहनी और दशरथ सहनी, और भी लोग हैं जो काफी गंभीर है। महेश सहनी है एक, उसको भी इमरजेंसी में ले गया गया है, उसका भी रोड से है। तो और जितने भी लोग हैं सब पूरी तरह से घायल है और गाड़ी भी क्षतिग्रस्त है। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है जहां पर बिहार एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। माओवादी की गिरफ्तारी जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम घोषित किया गया था, इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। माओवादी का नाम रामबाबू बताया जा रहा है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। रामबाबू दस्ते का एक और सदस्य इसके साथ गिरफ्त में आया है। रामबाबू पासवान और धीरज, इन दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गंडक के दियारा क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान इन दोनों की गिरफ्तारी संभव हुई। कोबरा साई की हत्या का भी ये वांछित अपराधी बताया जा रहा है। तो बड़ी कार्रवाई जिसमें इनामी माओवादी की गिरफ्तारी संभव हुई है, साथ ही इसके एक सहयोगी को बिहार एसटीएफ ने धर दबोचा है। और बड़ी खबर इस वक्त गया से आ रही है जहां पर बाघ के खाल को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है जिसके पास बाघ का खाल था। बताया जा रहा है कि बाघ के खाल के साथ तस्कर की गिरफ्तारी और अब अंतर्राज्यीय गिरोह के ये तस्कर जिसकी गिरफ्तारी की गई है उससे पूछताछ की जा रही है। इस नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश इस वक्त फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि बाघ के खाल की तस्करी में ये लोग जुड़े हुए थे। गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ लगातार हो रही है। दरअसल वन विभाग की टीम ने टिकारी थाना क्षेत्र में गया पुलिस की मदद से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है जहां इस तस्कर को धर दबोचा गया। फिलहाल गिरफ्त में आए तस्कर से पूछताछ चल रही है। अंतर्राज्यीय गिरोह का यह तस्कर बताया जा रहा है जिसकी गिरफ्तारी के साथ ही ये माना जा रहा है कि इसमें शामिल डेक्सस के दूसरे लोगों तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती है। विभाग की टीम ने गया पुलिस की टेक्निकल सेल, एसएसबी और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के ज्वाइंट ऑपरेशन में ये कामयाबी हासिल की है। बाघ की खाल की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। वहीं बड़ी खबर सुपौल से जहां पर शादी समारोह में अचानक से मातम पसर जाता है। जी हां, जहां पर डांसर को गोली लग जाती है। सब कुछ माहौल जो था वो शादी समारोह का था, लेकिन अचानक से मुरौल के कोआटोल में डांसर की हत्या कर दी गई। सुपौल से ये बड़ी खबर। बारात जाने के दौरान देखिए कैसे ये डांसर डांस करता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। तब तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक से एक गोली चली और इस डांसर की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि जो डांसर था वो युवक और वही नर्तकी के रूप में यहाँ पर डांस कर रहा था जब अचानक से फायरिंग की जाती है। जिस शख्स की तरफ से फायरिंग की गई
अवैध हथियार बताए जा रहे हैं जिससे ये फायरिंग हुई है। हालांकि इस शख्स की पहचान अब तक नहीं हो पाई है और इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास फिलहाल किए जा रहे हैं। इस मामले की जानकारी मिलने के साथ मरौना थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल आरोपी युवक फरार है जिसकी गिरफ्तारी करने की कोशिश पुलिस कर रही है और डीजे को जांच के लिए सीज कर लिया गया है। दरभंगा में कांग्रेस नेता की हत्या के मामले को लेकर आरोपी के घर डुगडुगी बजाकर इश्तेहार को चिपकाया गया है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने जहां पर सिमरी थाना की पुलिस इश्तेहार चस्पा करती हुई नजर आई। कांग्रेस नेता जियाउर रहमान हत्याकांड में फरार चल रहे मुख्य आरोपी शहाबुद्दीन अनवर उर्फ डब्बू के घर पर पुलिस की टीम ने देखिए इश्तेहार चस्पा किया है। सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन मनियारी गांव में ये इश्तेहार चिपकाया गया। बीते 8 दिसंबर को शोभन एकमी बाईपास के पास एक आम के बगीचे में कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद परिजनों ने शहाबुद्दीन अनवर उर्फ डब्बू वारिस इमाम सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस अब इस मामले में मोहम्मद जावेद, छोटू और फिरोज को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी जो है शहाबुद्दीन अनवर उर्फ डब्बू, इसके घर पर इश्तेहार चस्पा किया गया। शासन के लोगों को और भी एक्टिव होकर के वो दोनों दोषी को जो बाई नेम्ड एफआईआर में है, जिससे समाज का और भी नुकसान हो सकता है, वैसे लोगों को अरेस्ट करने के लिए पुलिस पूरी जिम्मेदारी के साथ तत्परता दिखाए ताकि उस व्यक्ति को न्याय मिल सके और हम लोगों को संतुष्टि हो। बदमाश जेल में और 2 मुख्य आरोपी जो है वो अब भी फरार बताए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता जियाउर रहमान हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला जब मुख्य आरोपी के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया है। और बड़ी खबर जमुई से आ रही है जहां पर ट्रेन से कटकर 3 लोगों की मौत हो गई है। जगह अलग अलग लेकिन 3 लोगों की जान जाने के बाद से इलाके में सनसनी जरूर मच गई। क्यों जमुई रेलखंड की यह घटना है जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हुई है। शव को बरामद कर पुलिस फिलहाल तफ्तीश में जुट गई है। इन लोगों की पहचान की जा रही है कि आखिर ये 3 लोग कौन थे। फिलहाल इनकी पहचान अभी तक सामने नहीं आ पाई है। जमुई से यह खबर है जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से इन तीनों की जान गई। और बड़ी खबर पटना से जहां पर विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि इस पूरी मुहिम को लेकर आपका मकसद क्या, उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत मेरी कोई इच्छा नहीं है, ये जो कुछ कर रहा हूं मैं वो सब कुछ सार्वजनिक हित में किया जा रहा है, इतिहास को बदला जा रहा है और इसके खिलाफ ये मुहिम है, इसके खिलाफ ये एकता है। विपक्षी एकता की कोशिश हमारी लगातार जारी है। ये पूरे देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में लोग, इसलिए तो हम बाकी सब लोगों को एकजुट कर रहे हैं। हमारा और कोई तो निजी मेरा कुछ नहीं, हमारा सार्वजनिक सब लोगों के हित में। अब तक जितने लोगों से बात हुई सब पॉजिटिव वे में रहा है। अरे बहुत ठीक है। अब एक बार जब हो जाएगा ना, अभी हम बोलते रहे इतना कर रहे हैं हम लोग, इस साथ नहीं है, सब बोला ही, सब बोले इधर, सब लोग बोले हैं। अब जब फाइनल हो जाएगा और जब हो जाएगा तब आपके सामने कुछ भी बोलना होगा तो सब बात हम लोग बैठ के बता देंगे। सबके हित में, अपने लिए नहीं, सभी लोगों के हित में जो भी करेंगे करेंगे। और अब बात जातीय गणना की, जिसे लेकर इस वक्त बिहार की सियासत बेहद गर्म और तेज दोनों ही नजर आती है। हालांकि इसे लेकर अब सबकी निगाहें जो है वो पटना हाईकोर्ट पर जाकर टिक गई हैं, क्योंकि पटना हाईकोर्ट इसे लेकर आज फैसला सुनाने वाला है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि जातीय गणना पर रोक लगाने की याचिका पर हाईकोर्ट में 2 दिनों तक सुनवाई हुई। दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी तरफ से तमाम दलीलें रख दी गई हैं, लेकिन कोर्ट का फैसला क्या होगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि आज ये फैसला आने वाला है। 2 दिनों तक इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। जातीय गणना को असंवैधानिक साबित करने की दलीलें जो हैं वो याचिकाकर्ता की तरफ से रखी गई। तो सरकारी पक्ष ने यह कहा कि ये जरूरत है, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जाना जा सके कि कौन
किस आधार पर योजनाओं को किन लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसकी जरूरत किन है, इन तमाम दलीलों को और तर्कों को सुनने के बाद पटना हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है। सरकार की तरफ से यह तर्क रखा गया था कि जो वंचित हैं, आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, कमजोर हैं, उन लोगों तक योजनाएं पहुंच नहीं पा रही हैं और ये बहुत जरूरी है कि उन लोगों की जानकारी सरकार के पास हो। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने के लिए उस दौरान 24 अप्रैल को जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तब कहा और उसके बाद पटना हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से दलीलों को भी रख दिया गया है। 2 दिनों की सुनवाई हो चुकी है। अब आज फैसले की घड़ी है। 2 और 3 मई को यह सुनवाई हुई थी और सबकी निगाहें जब टिकी हैं कि कोर्ट क्या कहता है। हमारे सहयोगी अमित कुमार की पूरी जानकारी देखिए हाईकोर्ट से। बिहार में हो रहे जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर के एक याचिका पटना उच्च न्यायालय में दर्ज की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की है। और बताते चले कि आज इस मामले में अंतरिम निर्णय जो है वो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केबी चंदनन के खंडपीठ जो है वो करने जा रही है। और ये याचिका जो है अखिलेश कुमार व अन्य के द्वारा दायर की गई थी। इस याचिका को चुनौती दिया गया याचिका में कि जो राज्य में जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण हो रहे हैं वो नियम के अनुकूल है, नियम के विपरीत हो रहा है, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की। और सुनवाई करने के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या आपको अधिकार है जातीय जनगणना करवाने को लेकर के, जिस पर सरकार की तरफ से कुछ ठोस जवाब नहीं दिया गया। और जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उन्होंने ये भी बताया कि जातीय जनगणना जो है वो संवैधानिक नहीं है करवाना राज्य सरकार के द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि यह मामला जो है, इस मामले को लेकर के पहले भी राजनीति होती रही है। केंद्र से लेकर के बिहार तक जातीय जनगणना आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर के खींचतान देखने को मिलता रहा है। और हाल ही में केंद्र सरकार पर भी जातीय जनगणना करवाने को लेकर के दबाव दिया गया विपक्षी पार्टियों के द्वारा। और अब यह मामला जो है राजनीतिक तो चल ही रहा था, अब कोर्ट में भी यह मामला जो है वो विचाराधीन है, जिस पर आज कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा। और बताते चले कि कोर्ट की पहली पाली में ही संभवतः ये फैसला जो है वो पटना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके तरफ से सुना दिया जाएगा। और ये फैसला क्या होता है इस पर सबकी नज़र है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जातीय जनगणना को लेकर के जो राजनीति थी वो भले अभी थमी है, लेकिन न्यायिक मामला आज जो है उसमें महत्वपूर्ण फैसला आना है। फैसला दोपहर के आसपास आ जाएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। जब बात संगीत की होती है तो संगीत को लेकर भाषाई बाध्यता नहीं होती है। तभी तो जब आप बिहार के मृत्युंजय को सुनेंगे जो कि कश्मीर में सीआरपीएफ के तौर पर जवान के तौर पर तैनात हैं, तो आपका मन भी गदगद हो जाएगा। आशिक कुछ फलवा बनित मस्तान का बनित मस्तान का क्या। ये है कश्मीर के बांदीपोरा में तैनात बिहार के सीआरपीएफ जवान मृत्युंजय, जो कश्मीरी भाषा में बेहतरीन कश्मीरी गीत गाकर सबका दिल जीत लिया है। ये जब गाते हैं तो लगता है कोई स्थानीय कश्मीरी गायक गा रहा हो। हमारे चले मदनो। सीआरपीएफ जवान मृत्युंजय इस कदर कश्मीर की संस्कृति में डूब चुके हैं कि लगता ही नहीं है कि ये बिहार के रहने वाले हैं। जरा सुनिए उनकी आवाज में ये कश्मीरी गीत। साहिबो सच्चम मचनी वात्मा असलिच हावतम वात्मा असलिच हावतम कूत काला रोज बैजान कूत काला रोज बैजान जानी हुंद मस चावतम साहिबो सच मचन वात्मा असलिच हावतम वात्मा असलिच हावतम। बिहार के रहने वाले मृत्युंजय पिछले 4 साल से बांदीपोरा में सीआरपीएफ की 3री बटालियन में तैनात हैं। वे कश्मीरी संगीत की सुंदरता और भावनात्मक गहराई से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कश्मीरी भाषा में गीत गाने की ठानी और आज वे अपने सुरीली आवाज से सबका मन मोह रहे हैं। हमारी जाने मदनो जिगरास गोमुत पारई
अमारे चने मदनो लोलंब पूर्णस्मारई अमारे चने मदनो। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस सहित कई आधिकारिक समारोह में अपनी भावपूर्ण आवाज से सबका दिल जीत लिया है। मृत्युंजय हिंदी के अलावा कश्मीरी भाषा में अपने प्रदर्शन के लिए पहचान हासिल की है। आने के बाद ही कश्मीरी जब गीतों को सुना तो मुझे ऐसा लगा कि इन गीतों में वो रस है। जैसे यहाँ के आवाम इतने खूबसूरत है, वैसे ही यहाँ के गीत भी बहुत खूबसूरत है। तो मैंने सोचा कि इस गीत को तैयार किया जाए और आवाम के बीच प्रस्तुत किया जाए। मृत्युंजय कश्मीर की संस्कृति में खुद को डुबोने का एक ईमानदार प्रयास किया है और नतीजा आपके सामने है। साहिबो सच्चम मचनी वात्मा असलिच हावतम। कहते हैं ना, संगीत की कोई भाषा नहीं होती, ये भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है जो मन की गहराइयों को स्पर्श करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आशिक च फलवा बनित मस्तान का बनित मस्तान का।